बदलेगा देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं वनिता। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बिजली की जर्जर व्यवस्था की। हमारा आज का एपिसोड केंद्रित है बदहाल हरियाणा की बदहाल सड़कों और परिवहन व्यवस्था पर। परिवहन व्यवस्था किसी भी गांव, शहर या राज्य की लाइफलाइन होती है। रोजमर्रा की जिंदगी के इस अहम हिस्से को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन वो ये जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है। रोज ऐसे हालात से दो चार होना पड़ता है हरियाणा में रह रहे लोगों को। बस की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण गांव में जाने के लिए लोगों को जीप या कैब का सहारा लेना पड़ता है, जो न सिर्फ मनमाना किराया वसूलते हैं बल्कि अक्सर हादसों को दावत देते हैं। हरियाणा के सभी जिलों में बसों की संख्या जरूरत से लगभग 30% कम है। इससे सफर करने वाले मुसाफिरों को बस की छत पर चढ़कर या फिर बसों के पीछे लटक कर सफर करना पड़ता है। सरकार को पूरी जो है रोडवेज में बस देनी चाहिए, हर रूट पे बस ज्यादातर चलानी चाहिए। पब्लिक को किसी को शौक मारेगा प्राइवेट में कुछ छत पे बैठ के जाएगा। किस टाइम कौन सी बस निकलनी चाहिए, ये नहीं है कि जो बस चलाने वाले हैं वो कभी चाय पीने बैठ जाते हैं कि हम 5 मिनट बाद चलाएंगे, और या फिर वो काफी जल्दी निकाल ले जाते हैं। 1 घंटा हो गया हमें, 1 घंटा से हम बस का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। बसों की व्यवस्था का आलम यह है कि शाम होते ही बस अड्डों पर बस के इंतजार में खड़े यात्रियों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं कि रात कहीं बस अड्डे पर ही ना काटनी पड़ जाए। वहीं बस अड्डे की साफ सफाई पर गौर करें तो वहाँ खड़ा होना और भी मुश्किल। अड्डे की सफाई देख लो आप, सुविधा है कि या किए है। हमें तो बुजुर्ग लोग हो लिए, हम तो देखे है भाई सार का अड्डा होते, रेवाड़ी का होते, बाईगुड़गांव का होते, नरवाना का, जींद का, कैथल का, सरसा का, कहीं पर भी ऐसा हाल है। सभी अड्डा पर यही हाल है। शाम को 4 बजे के लगभग के बाद 2 घंटे 6 बजे तक, और 7 बजे फिर 2 घंटे फिर बीच में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ जाए। यहाँ पे 300 आदमी 6 बसों का जो है यहाँ रश हो जाता है। मैंने बहुत जगह देखा है कि लटके हुए हैं लोग, एक एक पांव लेके खड़े हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि यातायात के सही साधन हो, कानून और नियम भी हो। अगर बस के ऊपर नहीं बैठने का नियम है तो नहीं अलाउड होना चाहिए बैठना, क्योंकि जान जाना, लेकिन लोगों की मजबूरी होती है। आखिरी बस है, घर पहुंचना है, कैसे पहुंचे, इसके लिए यातायात के साधन मुहैया कराने, महिलाओं के लिए अलग से सीट का प्रबंध हो, चाहे अलग से साधनों का प्रबंध हो, चाहे इसका हम लोगों को इंतजाम करना है। पंजाब से 1966 में अलग होने के बाद अस्तित्व में आए हरियाणा की परिवहन व्यवस्था हरियाणा की पहचान की तरह ही पुरानी है। इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई और बाद में 21 जिले इसके दायरे में आ गए। हरियाणा में सरकारी बसों के अलावा प्राइवेट और सहकारी बसों का भी चलन है, लेकिन इसकी बद इंतजामी का आलम यह है कि आम लोग इन बसों पर सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर मजबूरी जो ना कराए। हरियाणा में प्राइवेट बसों का चलन ज्यादा नहीं है। सरकारी बसों के अलावा सहकारी समिति की बसें सड़कों पर नजर आती हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। इनमें से ज्यादातर बसें छोटे छोटे रूटों पर चलाई जाती हैं, लेकिन ये बसें लोकप्रिय नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों की बात अगर छोड़ दें तो कोई भी इन बसों पर सफर करना पसंद नहीं करता। इन बसों का कोई भी तयशुदा टाइम टेबल नहीं होता। बस तब तक रवाना नहीं होती जब तक क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारी ना बिठा ले। ये बसें रास्ते में कितनी बार रोकी जाएंगी और मंजिल तक कब पहुंचेंगी, किसी को पता नहीं होता। एक सरकार की नीति है कि वो जनता को सुविधा देना चाहती है, लेकिन यदि सुविधा जनता को जितनी दे इतनी थोड़ी है। हम उसके लिए मतलब है ना पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वो सुविधा नहीं सिर्फ वोट लेने के लिए स्टंट रचती है। हरियाणा के 21 जिलों में 21 डिपो, 15 सब डिपो और बस स्टैंडों की संख्या 94 तक पहुंच गई है। कहने के लिए गांव से कस्बों तक रोडवेज को बसों से जोड़ दिया गया है।
इस वक्त हरियाणा रोडवेज में 3,990 बसें हैं और कर्मचारी करीब 16,619 हैं, पर हर डिपो घाटे में चल रहा है। हरियाणा रोडवेज ने 2011-12 में 1,070 करोड़ का घाटा दर्शाया है, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर मुनाफे पर बस चलाते हैं। इसी से प्रबंधन व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। हरियाणा परिवहन निगम की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों की कमी तो दूसरी ओर बसों की खस्ता हालत। ये प्रदर्शन है हरियाणा परिवहन निगम के संयुक्त कर्मचारी संघ के कर्मचारियों का, जो सरकार की कार्यप्रणाली से बेहद खफा हैं। इनका आरोप है कि लगभग सभी पोस्टों पर कर्मचारियों की संख्या बेहद कम होने के बाद भी सरकार नई भर्ती नहीं कर रही है और न ही सालों से एडहॉक पर रखे कर्मचारियों को नियमित ही कर रही है। इससे बचे कर्मचारियों पर काम का दबाव काफी बढ़ गया है, जिससे निगम की कार्यकुशलता पर फर्क पड़ रहा है। आरटीआई से ली गई जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज के सभी डिपोज को मिलाकर लगभग 4,000 स्थान रिक्त पड़े हैं। कुछ तो वर्कशॉपों की बहुत दिक्कतें आ रही, यहाँ कर्मचारी नहीं है जी। यहाँ कर्मचारी मिस्त्री भर्ती पर करे जाए और जो डेली वेज है उनको पक्का कराया जाए और ड्राइवरों की जो बसों की यहाँ कमी है उसको पूरा कराया जाए। हमारी मांग है कि जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए और वर्कशॉप में नई भर्ती की जाए और जनता की सुविधा के लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कम से कम 8,000 बसें भर्ती की जाए। सरकारी बसों की कम संख्या चिंता का विषय है, जिससे बसों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि यात्री बस के ऊपर भी बैठ रहे हैं, जिससे कई यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। 94-95 में जब हरियाणा की आबादी 1 करोड़ थी, उस टाइम 4,000 के करीब रोडवेज में बसें थी। आज आबादी 2.5 करोड़ होगी। सीधी सी बात है कि 2.5 गुना बसें होनी चाहिए। हुड्डा सरकार तो आपका घर भर रही है, क्यों रोडवेज पर ध्यान रहेगी तो विकास होगा, पब्लिक दुखी को नहीं होगी। अच्छा, इन मजे आ रहे हैं मंत्री एमएलए को दुखी करने का, यह एक खासियत है। ये चाहे हुड्डा हो चाहे कोई हो। बसों को लेकर बेबस हरियाणा की जनता के सामने ट्रांसपोर्ट का क्या कोई और भी रास्ता है? आखिर कैसे तय हो रोजमर्रा की दूरियां? जो साधन है भी उससे जनता की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हरियाणा के अमूमन सभी जिलों में शेयरिंग ऑटो का चलन है। शेयरिंग ऑटो सुविधा से ज्यादा लोगों के लिए मजबूरी का नाम है। सिर्फ गुड़गांव में ही 10,000 से ज्यादा ऑटो हैं। शेयरिंग ऑटो में सफर करने वाले ज्यादातर वही लोग हैं जिनके पास यात्रा के लिए इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इनमें सफर करने वाले लोग शायद ही कोई शेयरिंग ऑटो से खुश हों। निर्धारित संख्या से कहीं ज्यादा सवारियां बैठाना जैसे इनका उसूल बन गया है। संतोष हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ऑटो वालों तो बिल्कुल अपनी मनमानी कर रखी है। प्रशासन देख के जानबूझ के अंधा और अपनी आंखें बीच रखी है। टेम्पो वाले बदतमीजी करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं और किराया भी इनका कोई जायज नहीं है। किसी से 8 लेते हैं, किसी से 10 लेते हैं। आप ये देखिए कि आज ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें, गांव का जो कनेक्टिविटी है शहरों से, वो आज तकरीबन जर्जर हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अगर कुछ बचा खुचा है तो वो ये प्राइवेट मैक्सी जो जीपें चलती हैं या प्राइवेट बसें चलती हैं, और वो जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह आम आदमियों को लाद के ले जाते हैं, जिससे उनकी सेफ्टी भी दांव पे लगी रहती है और कितना बुरा हाल होता है, इस तरीके से होता है। आम जनता की दुश्वारियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक ही नहीं है, बल्कि सड़क के खस्ता हाल को लेकर भी है। कई सड़कें सालों साल से खराब हैं, तो कुछ घटिया निर्माण के चलते एक बारिश भी नहीं झेल पाई। सरकार के इस रवैये के कारण ज्यादातर सड़कें बेहद खराब हालत में हैं। हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई 26,907 किलोमीटर है और इसमें से 22,924 किलोमीटर जिलों की सड़कें हैं। 2523 किलोमीटर स्टेट हाईवे व 1462 किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। कोई भी स्टेट हाईवे 4 लेन वाला नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी दिल्ली जयपुर को जाने वाले NH8 और दिल्ली रोहतक को जाने वाले NH10 को छोड़कर कोई भी 4 लेन वाला नहीं है। 2012-13 के बजट में सड़कों, पुलों व इमारतों के लिए 2566 करोड़ रुपए का प्रावधान है, लेकिन ये पैसा हर वर्ष कैसे खर्च होता है, यह अपने आप में एक सवाल बनकर रह गया है। मैंने जितनी दूरदर्शा
हरियाणा की सड़कों की देखिए, उतनी मैं कहूंगी पंजाब में भी गई हूं, वहां की सड़कें भी इससे बेहतर हैं। ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं कि जो एक बारिश में जब वो पिघलनी शुरू होती हैं, टूटनी शुरू होती हैं, तो वो जनता को कहाँ पहुंचा देती है। मैं तो ये कहूंगी कि ये समझ नहीं आता कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं। ये भिवानी शहर की मुख्य सड़क है, जो सड़क कम बीहड़ ज्यादा लगती है। उम्मीद है कुछ दिन बाद इस सड़क के चिन्ह पुरातत्व विभाग की फाइलों में बस दर्ज मिलेंगे। कुछ इसी तरह हिसार, सिरसा, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के कई इलाकों सहित पूरे हरियाणा में एक जैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। सड़क नहीं बनी भाई 10-12 साल से बनी नहीं है, और चौमासे में तो इस पे निकलना ही हराम है। सर 3 साल से सड़क ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती है। जाते हैं तो कहते हैं कि बनाएंगे, पास हो लिया, बनवाता कोई है नहीं। इतने खड्डे हो रहे हैं, इसमें गाड़ी दिखती है नीचे से। दूसरी प्रॉब्लम ये है सर, निजामपुर से खेतड़ी 30 किलोमीटर है, इसमें 2.5 घंटे लगते हैं, जबकि 2.5 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाता है यहाँ से 150 किलोमीटर। प्रदेश में सड़कों का निजीकरण तेजी से किया जा रहा है। जनता से मनमाना टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। बावजूद इसके आमतौर पर टोल पर ईंधन और समय की बर्बादी होती है। राज्य में सरकारी बसों, परिवहन व्यवस्था और सड़कों की हालत क्या है? क्यों सरकार इन्हें ठीक ढंग से नहीं चला पा रही है? इस बात पर पड़ताल जारी रहेगी ब्रेक के बाद। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल। आप इंतजार कीजिए, हम जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम बात कर रहे हैं परिवहन व्यवस्था और सड़कों की बदहाली के बारे में। आपको क्या लगता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजनेता और सरकार और प्रबंधन अधिकारी जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। और परिवहन व्यवस्था की जो हरियाणा के विकास के लिए जरूरत है वो एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं आना जाना तो पड़ता ही है, वो कई कारणों से आना जाना पड़ता है, और उसके लिए अगर परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम परिवहन व्यवस्था की बात करें तो सरकारी बसें इसका एक अहम हिस्सा है और उसकी हालत से सभी लोग वाकिफ हैं। आपको क्या लगता है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? प्रदेश के अंदर परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये देखिए कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। जिनके पास तो अपने निजी वाहन हैं उनको तो इस समस्या का आभास भी नहीं होता कि ये कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करना है, हर रोज आना जाना है, उनके लिए तो ये एक व्यवस्था बहुत जरूरी बात है। और किसी प्रदेश के लिए या किसी जिले के लिए एक विकास के लिए एक इस व्यवस्था का, परिवहन व्यवस्था का सुचारू रूप से चलना एक बहुत जरूरी बात है। और हमें तो ये लगता है कि राजनेताओं के अंदर नीयत भी ठीक नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति भी ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार भी इसके अंदर पनपता जा रहा है। अगर हम सरकारी बसों की बात करें तो उनकी हालत में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत आपको भी लगती है? सरकारी बसों के हालात जो हैं वो बहुत खराब हैं। अगर मैं इसमें थोड़े से आपको आंकड़े थोड़े से बताना चाहूंगा कि 3490 बसें जो हैं रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं, हरियाणा रोडवेज के पास हैं। उसमें से 400 बसेज ऐसी हैं जो कि 7 साल से ज्यादा पुरानी हैं और 400 ऐसी हैं जो कि 5 से 7 साल पुरानी हैं। तो इससे तो आपको ये पता लगेगा कि इनके हालात कैसे हैं, बसों के हालात कैसे हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या ये प्रबंधन ये सुचारू रूप से करना ये जरूर है। सुदेश जी, शेयरिंग ऑटो, मैक्सी कैब या प्राइवेट बसों के बारे में आपकी क्या राय है? शेयरिंग ऑटोज, मैक्सी कैब या प्राइवेट बसेज ये हमारी परिवहन व्यवस्था की जरूरत है और इसको रेगुलेट करना या इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी बात है। लेकिन प्रशासन निष्क्रिय होने की वजह से हम इसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से जनता को समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। चाहे वो सवारियां ज्यादा बिठाकर जो ऑटो चलते हैं या मुंह मांगा किराया मांग लेते हैं, समय पर नहीं चलते, लड़ाई झगड़े के मामले भी सामने आए हैं। ये ऐसी समस्याएं जो हैं जनता को इन ऑटो से झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात सुने, जो ये चालक हैं इनकी बात सुने, उनका कहना ये है कि भाई अगर हम सवारियां ज्यादा ना बिठाएं
और ये जो भ्रष्टाचार करना पड़ता है, हमें जो पैसे देने पड़ते हैं, अगर हम इन चीजों का सबका ख्याल करें तो तेल का किराया भी नहीं निकलता है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो ये जो एक इम्बैलेंस सा बना हुआ है यहाँ पर कि जहाँ पे शेयरिंग ऑटोज की जरूरत भी है और वहां से नियंत्रण भी ठीक नहीं चल रहा है। हमारा तो ये मानना है कि अगर हमें इस व्यवस्था को ठीक करना है, जो प्राइवेट जो बसेज हैं या मैक्सी कैब्स हैं या शेयरिंग ऑटोज हैं, इनके साथ मिल बैठकर नीति बनानी चाहिए जिससे कि वो सुचारू रूप से लागू हो सके। सरकारी बसों की हमने हालत देखी, प्राइवेट बसों की भी हालत कुछ ऐसी ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्राइवेट बसेस जो हैं वो सरकारी बसों का विकल्प बन सकती हैं? प्राइवेट बसें कभी भी सरकारी बसों का विकल्प नहीं बन सकती, और जैसा कि आपने कहा कि सरकारी बसों के हालात और या प्राइवेट बसों के हालात भी वैसे ही हैं, ये कभी हो नहीं सकता। और हमारा ये मानना है कि अगर करना भी चाहें तो ये करने नहीं दिया जाना चाहिए, कभी भी विकल्प नहीं बनने दिया चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम थोड़े कम भाड़े वाली बसें जो है सुविधा जो है हम जनता को प्रोवाइड करें। और जहां तक प्रबंधन की बात आती है, हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मानना है कि समस्त भारतीय पार्टी भी करेगी भी ये कि जो प्राइवेट बसेज हैं उनको हम मेन रूट्स पे लगा दें, जिससे क्या है कि वो अपनी सुविधा जो है मेन रूट्स पे जो अंतर्राज्यीय जो बसें चलती हैं उनके ऊपर उनको लगा देना चाहिए, और जो प्रदेश के अंदर जो इंटरनल रूट्स हैं उनके ऊपर हम सरकारी बसें लगाएं और सरकारी बसों की ठीक ठाक करें और उनको जो है सुविधा जो है हम जनता को प्रदान करें, ये हमारा मानना है। ये तो हुई ट्रांसपोर्ट की बात, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की सड़कों की तो देश के कई पिछड़े राज्यों से भी बदतर हालत हो गई है यहाँ की सड़कों की। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए कि हरियाणा की सड़कों की बहुत बुरे हाल हैं, और मैं तो चुनाव के दौरान वैसे भी अपने जो पॉलिटिकल कैंपेन के माध्यम से हरियाणा की शायद हर सड़क से गुजरा हूँ, चाहे वो जिले स्तर की हों, चाहे राज्य राजमार्ग हों, चाहे नेशनल हाईवेज हैं जो गुजरते हैं। स्थिति ऐसी है कि स्टेट हाईवेज, कोई भी 4 लेन स्टेट हाईवे हरियाणा के अंदर नहीं है, और जो 22,000 किलोमीटर लंबी जिले की जो सड़कें हैं उनकी बिल्कुल बुरी हालत है। वहां पे चलना मतलब कि आप देखिए कि कई बार तो 5 किलोमीटर का सफर भी आपको एक घंटे में पूरा करना पड़ता है, ऐसी हालात हमारी हो गई है। जो नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज तो आप देख लीजिए कि दिल्ली जयपुर या दिल्ली रोहतक जो अभी निर्माणाधीन है उसको छोड़कर कोई हाईवे है ही नहीं है। तो सड़कों का बहुत ही बुरा हाल हरियाणा प्रदेश के अंदर है, और इसके लिए फिर वही बात आ जाती है, इसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है, प्रबंधन है, भ्रष्टाचार है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार होता है और नीति ठीक नहीं होती है। सड़कों के निर्माण के लिए जो मटेरियल लगाना चाहिए वो नहीं लगता है, स्थानीय निकाय रोते रह जाते हैं कि भाई मटेरियल सही लगना चाहिए। कितनी आवाजें उठती हैं, पॉट होल्स का बारिश के दिनों में क्या हाल होता है। तो कहीं ना कहीं निष्क्रिय प्रबंधन और सरकार की नीयत और नीति में ही खोट है, और जब तक ये ठीक नहीं किया जाएगा तब तक सड़कों के हालात ठीक नहीं होंगे, ये हमारा मानना है। जी, हरियाणा की सड़कों पर आने वाली चुनौतियां बस इतनी ही नहीं है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरियाणा के ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बदहाली की बाकी दास्तान। बदलेगा देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बदहाली के बारे में। सुदेश जी, समस्त भारतीय पार्टी की क्या रणनीति होगी परिवहन व्यवस्था और सड़कों के लिए? देखिए कि समस्त भारतीय पार्टी सबसे पहले तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है कि हमारी परिवहन व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सड़कों के हालात खराब हैं। इसे सुचारू करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हम एक बहुत ही अमूलचूल यहाँ पे परिवर्तन लाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि व्यवस्था जो है वो ठीक हो। हम फिर बदल करेंगे नीतियों के अंदर। परिवहन के अंदर जो आज बसों की छतों पर बैठकर सफर करना पड़ता है या लटक कर सफर करना पड़ता है, हम उसे सुचारू करेंगे, क्योंकि व्यवस्था को ऐसा ठीक करेंगे उसकी जरूरत ना पड़े। बस स्टैंड के अंदर जो अनियमितताएं हैं या जहाँ पे साफ सफाई का दौर है उसको भी हम ठीक करेंगे। साथ ही साथ वृद्धों के लिए या महिलाओं के लिए जो सुख साधन होने चाहिए परिवहन व्यवस्था में, हम उसको भी सुचारू करेंगे। विद्यार्थी जो कि स्कूल कॉलेजेस में सुबह सुबह जाते हैं, उनको हमने बहुत बार देखा है कि वो बसों पे बैठ के जा रहे होते हैं या छतों पे लटके हुए जा रहे होते हैं, उसका भी हम सुचारू प्रबंधन जो है उसको भी हम करेंगे। ये हमारा जो काम है हम इसको करेंगे। साथ ही साथ जो बसें पुरानी हो गई हैं, हम ये भी चाहेंगे कि बसें जो हैं जो 800 से 1000 1000 बसेस का
हम हर साल बसों के अंदर इजाफा करेंगे, जिसमें 500 बसेज तो हमें उसके लिए चाहिए जो कंडम की जाती हैं बसें, और 400 या 500 बसें हमें सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए, हमें उन बसों के लिए हम उसका भी इजाफा जो है हम करेंगे। बस अड्डों के ऊपर जो अनऑथराइज्ड व्हीकल जो वहां पे जमावड़ा बन जाता है शाम को, हम उनको भी रेगुलेट करेंगे कि ऐसा मैक्सी कैब या प्राइवेट बसेज जो है वहां पे ये जमावड़ा इकट्ठा ना हो। और साथ ही साथ मैक्सी कैब्स या शेयरिंग ऑटोज, प्राइवेट बसेज, इनका नियंत्रण सुचारू रूप से करना ये भी बहुत जरूरी है। तभी हम देख सकते हैं कि जनता की समस्याओं का, परिवहन को लेकर जो समस्याएं हैं वो समाधान हो। जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए जो हमारे व्हीकल चलते हैं, हम ये भी इंतजाम करेंगे कि हर व्हीकल में जीपीएस सिस्टम लगे, जिससे कि हमें ये पता रहे कि कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वो कहाँ पे चल रहे हैं, और ये सुरक्षा के लिए बहुत अहम जरूरी बात है। तो ये भी हम काम करेंगे। और अगर हम सड़कों की व्यवस्था की बात करते हैं, देखिए कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी 4 लेन हाईवे जो है हरियाणा के अंदर स्टेट हाईवे नहीं है। हमारा ये मानना है कि जींद को हम धुरी बनाकर, क्योंकि जींद सेंटर पॉइंट पड़ता है स्टेट का, जींद को हम धुरी बनाकर हम पूरे स्टेट को जो है हम 4 लेन हाईवे से जोड़ेंगे। और हमने हमारे कार्यक्रम में हमने ये भी कहा हुआ कि हम जींद को कार्यकारी राजधानी हरियाणा की बनाएंगे, और इसलिए हमने जींद को कहा कि जींद को सेंटर पॉइंट बना के वहां से हम पूरे स्टेट को जोड़ेंगे। और ये हमारी, और उसके साथ साथ हम फीडर सड़कों से हम इसको गांव तक जोड़ेंगे, जिससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कहीं भी आ जा सके। तो ये एक तो हम ये काम करेंगे। जो पीडब्ल्यूडी विभाग है हम उसका प्रबंधन सुचारू करेंगे, सक्रिय करेंगे, और वहां से भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से ही सारी बीमारियां जो है, सड़कों का जो निर्माण जो है वो गलत किस्म का होता है, वो वहीं से होता है, हम उसको भी ठीक करेंगे। जिलों के अंदर जो सड़कें हैं हम नई सड़कों का निर्माण करेंगे, या जो पुरानी सड़कें हैं उनका रख रखाव भी ठीक करेंगे। साथ ही साथ हम फ्लाईओवर्स, रेलवे ओवरब्रिजेज, इनका भी निर्माण करेंगे। स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हम इनका भी सहयोग लेंगे, जिससे कि सड़कों की व्यवस्था जो है वो ठीक की जा सके। और एक आजकल एक नई समस्या और पैदा हो चुकी है कि जो टोल ब्रिजेज जो हैं, जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रोड्स का हुआ है, और टोल जो हैं वो हर 30 किलोमीटर पर कई जगह पर ये देखे गए हैं कि यहाँ पे गुड़गांव के अंदर तो टोल की बहुत ही बड़ी समस्या है। वहां पर तो ट्रैफिक जाम भी इतने ज्यादा हो जाते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हमारा ये मानना है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो इस हिसाब से होना चाहिए जिससे कि जनता को तकलीफें ना हो। ये तो सहूलियत के लिए होता है, अगर उससे तकलीफें ही बढ़ जाएं तो फिर उसका करने का फायदा क्या है। हम इसके ऊपर भी जो हमारी नीति जो है इसका भी विश्लेषण करेगी कि टोल कहाँ पे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये भी हम काम करेंगे। हमारा ये मानना है कि हम ऐसा हरियाणा प्रदेश बनाना चाहते हैं परिवहन के माध्यम से, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पूरे प्रदेश के अंदर आ जा सकता है आसानी के साथ। और साथ ही साथ जो गांव में रहने वाले लोग हैं और शहरों में काम करते हैं, उनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो सुबह अपनी बस पकड़ें या जो भी साधन लें और शहर के अंदर काम करें, और शाम को अपने घर परिवार के साथ जाके रात बिता सकें। हम ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। अगर हम ये कर पाए तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। सुदेश जी, क्या संदेश देंगे आप जनता के लिए? देखिए कि अगर इस पूरे इसकी हम चर्चा की बात करें तो आपने देखा होगा कि इन सभी के लिए राजनेता और राजनेताओं की इच्छा शक्ति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और हमारे राजनेता जो हैं आजकल भ्रष्टाचारी और स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं। तो अगर जनता चाहती है कि इस व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो, तो आपको नए नेताओं को चुनकर भेजना होगा। समस्त भारतीय पार्टी आपके साथ खड़ी है। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि समस्त भारतीय पार्टी को मौका दीजिए इन व्यवस्थाओं के बदलाव के लिए। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि जो सपने आप दिखा रहे हैं आने वाले हरियाणा के लिए, ये जरूर पूरे हों, जनता को वाकई ऐसा हरियाणा मिले जैसा आप चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी देश प्रदेश की परिवहन व्यवस्था और वहाँ की सड़कों का सीधा असर वहाँ के विकास पर पड़ता है। विकास पर फर्क पड़ने का मतलब आम आदमी का पिछड़ापन, उसकी रोजी रोजगार पर सीधा असर। इसलिए अब बिना देर किए बदलाव की पहल करनी होगी। समस्त भारतीय पार्टी का गठन इसलिए किया गया है ताकि बदलाव लाया जा सके। फैसला आपका। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है, राजनीति से सभी व्यवस्थाएं बनती हैं। राजनीति सही तो सब कुछ सही, राजनीति गलत तो सब कुछ गलत। आज राजनीति पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने जो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी व अकुशल हैं। समस्त भारतीय पार्टी का मानना है कि जब तक अच्छे लोग राजनीति पर काबिज नहीं होंगे तब तक हमें बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए,
कब्जा अच्छे लोगों के हाथ में देना लोकतंत्र में ये जनता की जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है समस्त भारतीय पार्टी, W6/5 DLF Phase 3 गुड़गांव, 122002 हरियाणा। टेलीफोन नंबर 0124-406-4659। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं on info@sbparty.org और हमारी वेबसाइट है www.sbparty.org। हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, जिसमें हम बात करेंगे पीने के पानी की समस्या के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। इस एपिसोड को आप समस्त भारतीय पार्टी की वेबसाइट और YouTube पर भी देख सकते हैं।